उनको देखो, इटली जिस टाइम पे हम लोग बात कर रहे हैं तो इटली बहुत बड़ा नहीं था। जैसे अभी हम लोग इटली का शेप क्या देखते हैं, ये वाला देखते हैं, तो ये सिचुएशन था। ये तो कहने का मतलब ये था कि ये चाहते नहीं है मन से, दे आर नॉट रेडी। बट अगेन इतना सारा रिवोल्यूशन देखने के बाद इनका मन अब बन गया कि भैया पूरे वर्ल्ड में फ्लरिश हो रहे थे। इवन हमारे इंडिया में भी कुछ फेमस हमारे, हे बच्चा गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज जो है क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर 2, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग मेन अपने चैप्टर पे आएंगे। सो यहाँ पे मेजर दो टर्म को हमें समझना है, मेजर सोशलिज्म को समझना है, और बाकी यूरोप तो पता ही है, इट्स अ प्लेस, रशिया भी पता ही है, रिवॉल्यूशन हमें पता ही है, रिवॉल्यूशन काइंड ऑफ रिवोल्ट बाय दी पीपल, किसी एक व्यक्ति के द्वारा रिवोल्ट नहीं होता है, तो इसको तो समझाने की जरूरत नहीं। और रिवॉल्यूशन हम लोग वही बात करते हैं जहां पे चेंज आया हो, मींस देयर मस्ट बी चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू दी अनदर। जैसे कि हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात किए थे, तो उसमें एक तरीके का गवर्नमेंट दूसरे तरीके में बदला था, ऐसे ही। तो सोशलिज्म का मतलब क्या है, सोशल और प्लस आईएसएम, ठीक है, सोशल प्लस आईएसएम। सोशल यानी कि सोसाइटी कंसीडरिंग पीपल, ठीक है। आईएसएम रिप्रेजेंट करता है बिलीफ सिस्टम, एक तरीके का बिलीफ कह लो, एक तरीके का सिस्टम, मेथड भी कह सकते हो आप, एक तरीके से आप कह सकते हो इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, डॉक्ट्रिन बोलते हैं। तो जैसे हिंदुइज्म है, ठीक है, इसके अलावा जो है बुद्धिज्म, ऐसे एक तरीके का बिलीफ सिस्टम है, ठीक। अब ये कैसे मैं समझाता हूं, इसको ध्यान से आप समझो। पहले क्या था, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके पहले लाइफ कैसा था, इसके पहले लाइफ जो है, लाइफ को पूरी तरीके से मैनेज करने वाला कोई था तो जनरली वही थे एरिस्टोक्रेट्स और चर्च। लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को मैनेज करने वाले ये, और इनसे ऊपर भी थे किंग, ये लोग लाइफ को मैनेज कर रहे थे। तो जो पब्लिक थी, पब्लिक का कंप्लीट सोशल, इनका सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ दियर लाइफ, सारा का सारा इनके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था, ठीक है, यही कंट्रोल करते थे सारा का सारा। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के कारण सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव आया। इसने क्या किया, चेंज्ड सोशल स्ट्रक्चर। कैसे, आप समझो, ये तो क्लियर हो गया ना। पहले जो है पब्लिक हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए भी राजा के ऊपर डिपेंड था, जो नोबल्स हुआ करते थे वहां पे आसपास, उनके ऊपर डिपेंड था। जैसे उनके लैंड्स पे काम करना, फिर रेंट पे करना, फिर अपने जो भी स्पिरिचुअल वाली चीजें, उनके लिए चर्च वगैरह था। तो कहीं ना कहीं हर एक एक्टिविटी, सोसाइटी से लेके सोशल से लेके उनका इकोनॉमिक हर एक एस्पेक्ट जो है इनके द्वारा कंट्रोल होता था। यहां पे क्या हुआ, इसने कैसे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सोशल ऑर्डर को चेंज कर दिया। सी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण फैक्ट्री सेटअप होने लगे थे, फैक्ट्री सेटअप होने लगे। अब फैक्ट्री सेटअप होने के कारण जो है, जो लोग गांव में रह रहे थे वो क्या कर रहे थे, यहां पे आकर काम करने लगे। तो एक तरीके से पब्लिक पीपल माइग्रेशन देखने को मिला। पीपल माइग्रेशन किधर, टुवर्ड्स अर्बन एरियाज, टुवर्ड द फैक्ट्री एरियाज या इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो एक तरीके से माइग्रेशन देखने को मिला, माइग्रेशन टुवर्ड्स अर्बन एरियाज, वो भी अर्बन एरियाज ना कहो, इंडस्ट्रियल एरियाज कह लो, इंडस्ट्रियल एरियाज। इन जगह पे क्या होने लगा, माइग्रेशन होने लगा। अब ज्यादा से ज्यादा यहां पे पब्लिक इकट्ठा होने लगी, तो इसके का कई सारे प्रॉब्लम होने लगे। जैसे उस टाइम पे फैक्ट्री तो लिमिटेड ही था, जब ये लोग अर्बन एरियाज में आ गए, लोग काम करने लगे, मान लो पीपल बिकम वर्कर, मान लो, ठीक है,
वर्कर्स। तो ये फैक्ट्री में काम करते थे, बदले में इनको भाई वेज मिलता था। क्या मिलता था? दे गेट वेज, यानी कि सैलरी। फैक्ट्री का कोई ओनर था, ओनर था। ये इनकी लाइफ बहुत ही लेविश थी, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। और इनकी लाइफ, क्योंकि वर्कर्स कई सारे आते जा रहे थे, तो एक तो वर्कर्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण अब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा था, वर्कर्स के कारण अनएम्प्लॉयमेंट, और इनका क्योंकि भीड़ के कारण ज्यादा, इनका लिविंग स्टैंडर्ड भी डाउन हो रहा था। सो सी, अभी तक सोशल ऑर्डर, दो बातें इसमें फोकस करेंगे, दो अभी तक सोशल ऑर्डर ऐसा था सारा काम के लिए राजा। जब से फैक्ट्री वगैरह सेटअप हो गया, इनका मेन डिपेंडेंट हो गया फैक्ट्री। लेकिन जब ये फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो इनको मेजर प्रॉब्लम देखने को मिला, वो क्या था? लिविंग स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम। यहां से शुरू होता है इनका डिमांड। मींस एक तरीके से ये जो वर्कर्स है ना, वर्कर्स, क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी है, ये वर्कर्स अपने आप को एक सर्टेन क्लास रिप्रेजेंट करने लगी, एज ए क्लास, एज ए सोसाइटी। एंड व्हेन दे ब्रिंग चेंज, दे ब्रॉट चेंज। ठीक है, और वो भी किस तरीके का? रिवॉल्ट करके, या फिर उसको पॉलिटिकल आइडियाज में, क्योंकि ये क्या है, आईएसएम रिप्रेजेंट करता है आइडियाज। किस, इनका कहना ये था हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बर्बाद है, लिविंग स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन ये है कि हम लोगों को भी प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिले। समझ लो बात? तो इस तरीके के जो विचार डेवलप होने लगे, सोसाइटी को चेंज करना, सोशल के स्ट्रक्चर को चेंज करना, ये लेके आता है नए आइडियाज को, जिसको बोलते हैं हम लोग सोशलिज्म। तो आप ज्यादातर क्या देखोगे, यही। अब ये हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन के क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यही एक पहला जगह था जहां पे वर्कर्स जो है सक्सेस हुए थे रिवॉल्ट करके, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्मेशन में वहां पे रसिया में सक्सेस हुए थे। तो आई होप ये बात समझ में आया आपको। चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग चैप्टर में किस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, तो हम लोग ये समझेंगे कि ये कैसे स्प्रेड हुआ। तो स्प्रेड हुआ था यूरोप से, यूरोप मतलब फ्रांस से, क्योंकि हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब हमारा जो मेन चैप्टर है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने वो जो एक सेंट्रल आइडिया कह लो, एक स्ट्रक्चर ऑफ चैप्टर को समझ लिया कि क्या होने वाला है चैप्टर के अंदर। अब समझते हैं कि ये धीरे धीरे बदलाव आया कैसे। उसके पीछे एक तो मेजर रीजन है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रेफरेंस लेते हैं, जो समाज में बदलाव लाया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कुछ आइडियाज बाहर आए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कुछ आइडियाज बाहर आए थे, कुछ आइडियल्स कह लो, आइडियाज, जहां पर फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ऐसे आइडियाज जो है फ्लरिश हो रहे। और ना सिर्फ फ्रांस में, फ्रांस से ये फैले कहां पे, यूरोप में। और यूरोप से ये कहां पर गए, यूरोप से कहां पे गए ये, कॉलोनीज पे, यानी कि अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से ये आइडियाज फैले। इसमें हुआ क्या, ये आइडियाज पूरे वर्ल्ड में फैला। साथ में अगर आप देखो तो इसने जो है पूरे पब्लिक का फोकस, जो लोगों का एक फोकस था, वो चेंज करके रख दिया। अगेन वही चीज, पहले पब्लिक के हर एक सोशियो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को कौन मैनेज कर रहा था, एरिस्टोक्रेट्स यानी कि नोबल्स, और कौन मैनेज कर रहा था, चर्च। अब यहां पे क्या हुआ कि इस रिवॉल्यूशन ने पूरा फोकस ही चेंज कर दिया। कैसे? लोग जो है इंडिविजुअल ओरिएंटेशन उनका डेवलप हो गया कि यानी कि मेरे पास फ्रीडम होना चाहिए, मुझे इक्वालिटी मिलनी चाहिए, मेरे साथ न्याय होना चाहिए, डेमोक्रेसी का राइट्स है। एक तो इंडिविजुअल
फ्रीडम या ये सब चीजें फोकस कर दिया। और दूसरा मैनेजमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर, मैनेजमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर। कहने का मतलब कि सोसाइटी की जो ऑर्डर है उसको मैनेज कौन करेगा, या फिर ये कह लो गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट कैसा होगा। ये दो मेजर बातें थी जो पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आउटकम था। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट में बदलाव होना चाहिए जो सोसाइटी के ऑर्डर को टेक केयर करे। और दूसरा जो है इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल किस चीज का, कि इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारी चीजें। तो ये जो आइडियाज थे पूरे वर्ल्ड में फ्लरिश हो रहे थे। इवन हमारे इंडिया में भी कुछ फेमस हमारे पर्सन थे जैसे कि राजा राम मोहन रॉय। और ये बात कब का है, ये बात है 1850s के बाद का, 1815 के बाद का। उस टाइम पे राजा राम मोहन रॉय बहुत ही फेमस थे कोलकाता में। ये इन्हीं सब आइडिया के हेल्प से जो है इन आइडियाज को स्प्रेड कर रहे थे, इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में, फ्रीडम के बारे में, ऑल दी। इसके अलावा एक टीचर थे डिरोजियो, इन्होंने भी क्या किया, ये इंग्लिश के टीचर थे कोलकाता में, इन्होंने भी बहुत ही यंग एज थे, इन्होंने भी क्या किया, इन आइडियाज को स्प्रेड करने में मदद किया। ठीक है, अब पॉइंट ये था कि ये एक तरीके का बदलाव, बट क्या हर कोई इस तरीके का बदलाव चाहता था? जैसे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चेंज तो चाहते थे बट धीरे धीरे, मतलब बहुत फास्ट नहीं, इमीडिएटली चेंज मत करो। जैसे कोई बंदा नोबल राजा वजा का जो रूल है उसको लाइक कर रहा है, वो बोल रहे ठीक है चेंज सही है, बट ऐसे तुम रिवॉल्ट वगैरह करके जो है राजा को हटा देना, ये सही नहीं है। तो कोई चेंज तो चाहते थे लेकिन ग्रेजुअल। कुछ लोग ऐसे थे जो चेंज पूरी चाहते थे लेकिन सबको राइट्स देना नहीं चाहते थे, विद लिमिटेड राइट्स, या एक कह सकते हो कि नॉट टू ऑल, सबको जो है, सबको अधिकार ना मिले, इस तरीके का। और कुछ ऐसे थे जो चेंज चाहते थे कंप्लीट चेंज, जो पूरी तरीके से बदलाव चाहते थे, कंप्लीट चेंज चाहते थे। और ये चाहते थे कि सभी के पास जो राइट्स होना चाहिए, राइट्स टू ऑल। तो ऐसे जो तीन अलग अलग थे, इन्हीं में से कोई कंजर्वेटिव था, कोई रेडिकल था, कोई लिबरल्स था। तो ये विचार हमारे आज के टाइम में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो अभी प्रेजेंट टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट है, अभी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको बीजेपी गवर्नमेंट लाइक नहीं, मतलब उनको पसंद नहीं होगा बीजेपी गवर्नमेंट, और कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको बीजेपी गवर्नमेंट पसंद होगा। तो कहने का मतलब यही है कि हर एक टाइम पर लोग होते हैं जो पर्टिकुलर बदलाव के या तो अगेंस्ट होते हैं या फिर पूरी तरीके से फेवर होते हैं। तो सबका अपना अपना प्रोस्पेक्ट होता है। दैट इज द रीजन ये सब्जेक्ट जो है ऐसे मैटर को डिस्कस करता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे जब हम बात कर रहे हैं फ्रीडम की, इज देयर एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस है? दैट इज द रीजन वी कॉल इट, दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। मीन्स सबके लिए इसका मीनिंग जो है अलग अलग होगा। ठीक है, अब उसमें जिसका बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव और बेहतर माइंड रहेगा, जो चीजों को अच्छे से अडॉप्ट कर सके, ऐसा नहीं कोई 100% ट्रू हो जाएगा, बट कोई जो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएगा वो आगे ग्रो करता है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और हम लोग थोड़ा लिबरल आइडियाज इन लोगों के बारे में बात करते हैं। सो हम लोग डिस्कस करेंगे लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव के बारे में। तो लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव। हम लोग कौन से टाइम की बातें कर रहे हैं? 1800 सेंचुरी के, 19th सेंचुरी का। ठीक है, तो उसी कंटेक्स्ट में हम लोग बात भी करेंगे। इनको विजुअलाइज करने के लिए, क्योंकि ये अपने में ही एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं,
किसी पर्टिकुलर इंसान को ये कहना कि वो बड़ा रेडिकल है, वो लिबरल, वो सिचुएशन के हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जब एक पर्टिकुलर टाइम पे वो लिबरल हो सकता है, किसी और सिचुएशन में बहुत ज्यादा रेडिकल हो। तो कहने का मतलब है हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टिक कराते हैं ताकि समझने में आसान हो उस टाइम के हिसाब से। तो आप लिबरल्स का मतलब ये समझ लो, वेल्दी, वेल्दी, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास तो नहीं बोलेंगे, चलो ठीक है, मिडिल क्लास पीपल, कहने का मतलब वेल्दी पीपल, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। रेडिकल पीपल आप इनको रिजेंबल कर सकते हो वर्कर्स से, ठीक है, और कंजर्वेटिव रिजेंबल कर सकते हो नोबल और चर्च वाले मेंबर से, फर्स्ट स्टेट वालों से, या वो लोग जो राजा के करीबी हो, ठीक है। तो अब इनका किस तरीके का विचार था विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट, क्योंकि ओवरऑल आइडिया तो गवर्नमेंट हो गया, कंट्री होगा, इन्हीं से रिलेटेड बातें करेंगे। सो लिबरल्स जो हैं वो है पैसे वाले। ये लिखना नहीं है, ये बात लिखना सिर्फ वो बातें हैं जो मैं बताने वाला हूं, यानी कि एग्जाम में कल को आएगा तो आप ये मत लिख देना, ठीक है। सो जो लिबरल्स हैं बेसिकली इनको चाहिए एक नेशन। तो जब हम लोग बात नेशन की करते हैं ना, ये मैं कह रहा हूं एक छोटी छोटी बातों का एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे इंडिया, ठीक है, इंडिया ये हमारा कंट्री है ना, ये कंट्री है। लेकिन जब मैं नेशन की बात करता हूं तो नेशन डिफाइन करता है इस बेसिस पे जिसका हिस्ट्री सेम हो, हिस्ट्री सेम हो, कल्चर सेम हो। हमारे यहाँ तो कल्चर बहुत डाइवर्सिटी है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है, हम लोग स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है ना। तो अगर मैं ये कहूं इंडिया एज ए कंट्री तो इतना ही है, लेकिन अगर मैं कहूं इंडिया एज ए नेशन तो इसको भी ले लेते हैं, पाकिस्तान को भी ले लो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो तो आ ही जाएंगे। क्योंकि यहां पर आपको बोली जाने वाली मतलब कॉमन बातें मिल जाएगी, बोली जाने वाली लैंग्वेज सेम रहेगा, कल्चर कॉमन देखने को मिल जाएगा। मींस जो इनका फूड का हैबिट है, जो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने अलग किया रिलीजन के बेसिस पे, गधे हैं खैर, ठीक है। तो एज ए नेशन जब हम बात करते हैं तो एक काइंड ऑफ हम लोग आइडेंटिटी बताते हैं, हम लोग आइडेंटिटी शो करने की कोशिश करते हैं। तो ये चाहते हैं कि नेशन एक ऐसा हो जो टॉलरेट करे, टॉलरेट ऑल रिलीजन। अब लॉजिक इसका समझो, अब लॉजिक इसका समझो, हर एक रिलीजन का बात ये रहता है कि टाइम के साथ वो इवॉल्व होता है, ठीक है, और टाइम के साथ इवॉल्व होकर इसमें डिवीजन भी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं क्रिश्चियन रिलीजन की ही बात कर लूं, क्रिश्चियनिटी की बात कर लूं, क्रिश्चियन की अगर आप बात करोगे तो इसमें एक पार्ट है कैथोलिक और दूसरा पार्ट है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो है ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, यानी रेडिकल समझ लो आप, और प्रोटेस्टेंट जो है लिबरल है। तो जो इंग्लैंड था वो प्रोटेस्टेंट को फॉलो करता था। लिबरल होने के कारण ये लोग वेल्थ भी बहुत अच्छा खासा क्रिएट किए और डेवलपमेंट भी। अगर आज देखा जाए कि साइंटिफिक डेवलपमेंट का कोई अगर पॉइंट हो जहां से शुरुआत हुआ था इस मॉडर्न सिविलाइजेशन का, तो वो कहेंगे इंग्लैंड। और ये कहीं ना कहीं रिलीजन ने पूरे के पूरे थॉट को चेंज करने में हेल्प किया। ऐसे कैथोलिक तो जैसे स्पेन वगैरह हो गया, है ना, ये वाले रीजन। इसी तरीके से आपको इस्लाम में लेना हो, इस्लाम में ले लीजिए। इस्लाम में आपको देखने को मिल जाएगा सुन्नी एंड शिया। शिया थोड़े से लिबरल हैं, सुन्नी थोड़े से रेडिकल है। सुन्नी को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो सऊदी अरेबिया कंट्री को माना जाता है, सऊदी अरेबिया, और आपने कई सारे स्टोरीज भी सुना होगा। शिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ईरान को माना जाता है। ऐसे हिंदू कल्चर में भी है, हिंदू रिलीजन में भी। सो द पॉइंट इज कि जो हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे ये सोचते हैं ना कि ये जो हमारा रिलीजन है वो एब्सोल्यूट है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। कोई भी रिलीजन, ये आपका मान लीजिए कंट्री है, ठीक है, ये आपका कंट्री है। कोई भी रिलीजन अगर आपको डिसकनेक्ट करके यहां पे कनेक्ट कराना चाहता है, क्योंकि रिलीजन इज अ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ कस्टम,
अगर ना समझ में आए, आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इंडिया में चाहे कोई भी रिलीजन को, आप चेक करो आपके यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो आप किस तरीके के मेथड को फॉलो करते हो। अगर आप साउथ इंडिया के हो तो आप डिफरेंट टाइप का साउथ इंडियन थोड़ा मेथड फॉलो करोगे, कुछ ना कुछ वो टच रहेगा ही। अगर आप नॉर्थ इंडिया में तो नॉर्थ इंडिया का मेथड फॉलो करोगे, आपके यहाँ फूडिंग हैबिट वही रहेगा। सो कहीं ना कहीं वो कस्टम से ही रिलेट करता है, कस्टम रिलेट करता है जियोग्राफी से। जैसे इंडिया में अगर कोई डेथ किया तो उनको जो है सबसे बेहतर तरीका है जला देना। जलाना इसलिए क्योंकि जियोग्राफी ऐसा है, यहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधे हैं। और वहीं अगर आप कहीं ऐसी जगह मान लीजिए डेजर्ट में कहीं मरते हो तो वहां पे तो पेड़ है ही नहीं ना, आपके पास चॉइस ही नहीं है दफनाने के अलावा। तो जो कस्टम होता है इट्स ए एक्सटेंशन ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी वहां पे जहां पे आप रहोगे उस दैट काइंड ऑफ बिहेवियर यू विल फॉलो। आप ये भी सोचो फूडिंग हैबिट के हिसाब से भी, अगर आप जहां पे भी रहते हो, जैसे इंडिया में आप रह रहे हो तो यहाँ का एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इस तरीके से है, यानी कि इसका जियोग्राफिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है, हिमालय होने के कारण बादल रुक जाएगा, बारिश होगा तो फर्टाइल लैंड से कुछ ना कुछ उगेगा, आप खाओगे। लेकिन व्हाट इफ अगर आप डेजर्ट एरिया में हो, आपके पास मांस खाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो जियोग्राफी का फर्दर एक्सटेंशन है कस्टम, कस्टम का फर्दर एक्सटेंशन है रिलीजन। और अगेन ये क्या कर रहा है, ये सबसे अच्छा सोशल मैनेजमेंट का एक तरीका है, सबसे बेहतर तरीका है सोशल मैनेज करने का, सोशल को सोसाइटी मैनेज करने का। अब ये भी अपने में ही क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। अगर आप किसी भी तरीके से इससे ज्यादा जुड़ रहे हो, यानी कि हवा में, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तो हवा में हो गया ना, अगर आप इससे जुड़ रहे हो रेदर देन अपने लैंड के बजाय, तो आप इस सिचुएशन में सिर्फ हवा में, आप ऐसे इमेजिन करके देखो, इफ एनीथिंग इज इन एयर, आप उसको इजी वे से इधर से उधर मूव कर सकते हो, एंड एनीथिंग इज कनेक्टेड टू द लैंड। आप जरा हटा के दिखाओ, कोई ऐसे सिंपल सा एक खूंटा काट दो जमीन में, इसमें एक रस्सी बांधो, तुम इसको थोड़ा सा खींच के उखाड़ के देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। वहीं एक हवा में एक जो है एक आइडिया है, उसके रस्सी में एक जरा डंडी बांध के देखो, डंडा बांधो और इसको जरा हिट करना, पूरे हवा में ये लहराता रहेगा। तो कोई भी रिलीजन है, आज नहीं तो कल उसको इवॉल्व होना ही है। बेहतर होगा अगर तुम अपने टाइम में इवॉल्व कर दोगे तो जो तुम्हारा अगला जनरेशन है वो एक बेहतर लाइफ जिएगा, अदरवाइज झेलते रहोगे। तो ये क्या चाहते हैं, टॉलरेट ऑल रिलीजन, क्योंकि अमीर जो लोग हैं ना, वो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन हो, तो ये तो चाहेंगे ना कि इनका जो वेल्दी क्लास वाले पीपल हो तो वो किसी भी रिलीजन में हो सकते, तो सब में चलेगा, दैट इज द रीजन। दूसरा, यानी कि इनके हिसाब से एक ऐसा नेशन होना चाहिए जहां पे हर एक रिलीजन का क्या हो, रेस्पेक्ट हो, ठीक है। दूसरा, ये चाहते हैं कोई भी गवर्नमेंट कोई बना, मुझसे कोई मतलब नहीं है, तुम गवर्नमेंट बनाओ, चाहे राजा को ही रखो, चाहे किंग को ही रखो, बट ही मस्ट बी कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं है कि आप मनमानी कुछ भी करने लगो। गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। किस बात के लिए, ताकि जो वेल्दी पीपल ने अपना प्रॉपर्टी वगैरह बनाया हुआ है तो वो तो प्रोटेक्ट रहे, यानी कि दे वांट कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, प्रॉपर्टी मस्ट बी प्रोटेक्टेड। किससे, फ्रॉम गवर्नमेंट। इवन पब्लिक को तो छोड़ो, गवर्नमेंट से भी वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। इसीलिए तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया बोलते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन वाला आइडिया लेके आए थे, कौन थे, नेपोलियन, जो डिस्कशन में आया था, प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन। इनका मानना है गवर्नमेंट जो होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाओ, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सबके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, जैसे कि पार्लियामेंट, लाइक पार्लियामेंट समझ लो। अब पार्लियामेंट में क्यों, पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्यों, ताकि ये लोग पैसा वैसा खर्च करके क्या करें, अपने लोगों को बिठा सके। बट ये सबको वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहते, बट नॉट ऑल, कहने का मतलब वोटिंग राइट्स नॉट फॉर एवरीवन, नॉट टू एवरीवन, हर किसी को मत दो। आप किसको दो, सिर्फ और सिर्फ जिसके पास प्रॉपर्टी हो,
और जो मेन, यानी कि सिर्फ आदमी लोगों के पास वोटिंग राइट्स होना चाहिए, वुमेन के पास नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से ये जो है डेमोक्रेटिक नहीं है, नॉट डेमोक्रेट। ये डेमोक्रेट हुए? बिल्कुल भी नहीं। साथ में जो लॉ बना रहे हैं, देखो पार्लियामेंट का मतलब क्या होगा? पार्लियामेंट एक ऐसा जगह है, पार्लियामेंट जहां पे लोगों को चुन के भेजा जाता है और इनका काम है लॉ बनाना। अब जिन्होंने लॉ बनाया मान लो कल को उड़ गए तो, टपक गए तो कोई ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए ना जो लॉ को अच्छे से समझ सके, लॉ को इंटरप्रेट कर सके। तो एक जुडिशियल बॉडी होना चाहिए, जुडिशियल या कैसे, वेल ट्रेंड जुडिशियल सिस्टम टू इंटरप्रेट, जो क्या करे, इंटरप्रेट लॉज, जो लॉ को सही तरीके से इंटरप्रेट कर सके, उसको समझ सके, वेल ट्रेंड होने चाहिए। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबको वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे हैं। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो ये क्यों कर रहे हैं? ये पैसे वाले हैं। तो जो पैसे वाले हैं इनके साथ दिक्कत यही है कि इनकी जो सोच है वो ये कि कैसे जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे संभाल के रखा जाए, ठीक है, और या फिर उसको कैसे बढ़ाया जाए। वही रेडिकल में क्या चल रहा था? रेडिकल वालों में कहानी क्या चल रहा था? रेडिकल वाले अब वर्कर्स हैं। वर्कर्स, अब सोच के देखना, वर्कर्स चाहते हैं कि नेशन जो होना चाहिए ना वो बेस्ड होना चाहिए मेजॉरिटी पे। कंट्री के अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वही जो है गवर्नमेंट फॉर्म करे, यानी मेजॉरिटी बेस्ड क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट। ठीक। अब अगर मेजॉरिटी इनको सबका चाहिए, दैट इज द रीजन क्या करेंगे, दिस सपोर्ट वोटिंग राइट्स टू ऑल। एक तो सबको भी चाहिए और साथ में इंक्लूडिंग वुमेन को भी ये सपोर्ट करते थे कभी कभी, कि वुमेन को भी, क्योंकि इनका मेजॉरिटी है ना, मुझे तो ज्यादा सपोर्ट चाहिए ना। तो वुमेन के ऐसे कई सारे मूवमेंट भी थे जिसको बोलते थे सुफ्राजेट, देख लेना जो भी है, सुफ्राजेट मूवमेंट, यानी कि वेल वुमेन डिमांड वोटिंग राइट्स, तो उसके लिए जो मूवमेंट कर रहे हैं वी कॉल इट सुफ्राजेट मूवमेंट। तो इस चीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी चाहते थे कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको क्या कहो, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन होना चाहिए। क्योंकि वर्कर्स थे, बेशक ये भी ऐसे भी वर्कर्स थे छोटे मोटे फैक्ट्री अपना खुद का सेटअप कर रखे हो, ठीक है। तो मेजॉरिटी, अब बात इसमें यही है किस तरीके का गवर्नमेंट चाहिए, वही डेमोक्रेटिक टू ऑल, मतलब ये तरीके से डेमोक्रेटिक थे। तो जो वोटिंग राइट्स की हम लोग बात करते हैं, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वोटिंग राइट जो है सबको दिया जाए, यूनिवर्सल सबके लिए, एडल्ट यानी जो एडल्ट है फ्रेंचाइज, ठीक है। तो ज्यादातर रेडिकल्स ऐसे ही हैं, कुछ और भी बात होगा तो हम लोग देखेंगे। क्लियर? रिलीजन का ऐसा कोई इनका कोई दिक्कत नहीं है, गरीब हर जगह मिल जाएंगे। खैर, कंजर्वेटिव की अगर बात करें तो कंजर्वेटिव जो थे शुरुआत में, जब तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तब तक तो ये किसी तरीके का चेंज नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, आप सोच के देखो, इन्होंने एक खतरनाक लेवल का रिवॉल्यूशन देखा, कैसे नोबल्स को मार के भगाया जाता, तो ये लोग भी दे रेडी टू चेंज, रेडी टू एक्सेप्ट चेंज। तुमको कहने का मतलब है तुमको रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री को रिफॉर्म करना है, करो, तुमको लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, करो, लेकिन भैया थोड़ा बट स्लो। और रियलिटी बताऊं तो इनके पास कोई चॉइस भी नहीं है, तुमने अगर अपोज किया तो बेटा कुटोगे। तो ये सिचुएशन था। ये तो कहने का मतलब ये था कि ये चाहते नहीं है मन से, दे आर नॉट रेडी। बट अगेन इतना सारा रिवॉल्यूशन देखने के बाद इनका मन अब बन गया कि भैया चेंज अगर होना भी चाहे ना तो कर लो, कोई इश्यू नहीं है, बट ये जो इतना फास्ट चेंज कर रहे हो ना, इतना मत करो। सो कंजर्वेटिव गिव्स वैल्यू
टू ओल्ड सिस्टम। तो जो पुराने सिस्टम है उनको ये सपोर्ट करते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए। अब आज प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो इनका भी रूप बदल चुका है। मैंने कहा दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, वेदर इट्स सोशलिज्म, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, व्हाटएवर यू वांट टू से। इवन अगर पॉलिटिकल स्फेयर में देखें तो कैपिटलिज्म होता है, सोशलिज्म होता है, कम्युनिज्म होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। उन सबका रूप टाइम से क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। ठीक है, आज के टाइम में आपको इस तरीके के वर्कर्स नहीं मिलेंगे रेडिकल, या फिर इस तरीके के लिबरल्स भी नहीं मिलेंगे। आज के टाइम में मिडिल क्लास भी बहुत सारे हैं। तो कहने का मतलब है आपको मिक्स देखने को मिलेगा। मिक्स कैसा कि तुमको वेल्दी भी मिलेगा तो वो कंजर्वेटिव भी मिलेगा, है ना। कंजर्वेटिव अगर मिलेगा यानी कि जो ओल्ड सिस्टम हमारे जैसे हमारे रिलीजन इंडिया के, मान लो इंडिया के रिलीजन सब चीजों को रिस्पेक्ट देने, वो ऐसे भी होंगे, साथ में रेडिकल भी होंगे। और रेडिकल किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो क्योंकि हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है, उसी का रेफरेंस लेके आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि जब रिवॉल्यूशनरीज आए तो कई सारे रिफॉर्म लेके आए। ठीक है, ऐसे ही नेपोलियन ने भी कई सारे रिफॉर्म किए। लेकिन खास बात यह था नेपोलियन में कि इसने यूरोप के अदर कंट्रीज को भी क्या किया था, अपने कब्जे में लिया था। मींस कैप्चर्ड अदर कंट्रीज। अब अदर कंट्रीज का एग्जांपल आप समझ लो, जैसे कि अभी के टाइम में आप जर्मनी जो देख रहे हो वो भी इसके कैप्चर में था। इसके अलावा इटली, ऑस्ट्रिया से, ये सारे के सारे जो है लगभग नेपोलियन के कब्जे में था। तो जो भी रिफॉर्म नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था वही रिफॉर्म अदर पार्ट ऑफ यूरोप में भी इंट्रोड्यूस किया था। तो उसमें सबसे एक मेजर था, वो था प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन, और कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब कैसे, कहने का मतलब ये कि लोग इजी वे से बिजनेस कर सके। तो अब क्या हुआ था, 1815 में वॉर हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू, नेपोलियन हार गया। तो जो नए लोग आए उन लोगों ने वापस से डायनेस्टी क्या कर दिए, रिस्टोर कर दिए थे। यानी हर जगह क्या हो गया था, एरिस्टोक्रेट, वापस से वही ओल्ड सिस्टम स्टैब्लिश हो गया। अब इसके रेफरेंस पे हम लोग आगे के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पॉलिटिकल चेंज लेके आया। पॉलिटिकल चेंज मेजर, यानी गवर्न कौन करेगा, फिर पब्लिक के पास राइट्स क्या होंगे, बहुत सारी बातें। पॉलिटिकल चेंज लेके आया। ये पॉलिटिकल चेंज जो है किस पे इंपैक्ट किया, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे। अब अगर मान लो हम लोग अदर कंट्रीज की बात करें या फिर यूरोप के किसी भी पार्ट की बात करें, तो हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण नए सिटीज डेवलप हो रहे थे, न्यू सिटीज डेवलप हो रहे थे, रेलवे लाइन बन रही थी, अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, स्टील का प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें हो रही थी, न्यू सिटीज डेवलप हो रहे थे। अब न्यू सिटीज डेवलप होने के कारण जो है मेन, वुमेन, चिल्ड्रन सब इधर आ रहे थे, हर कोई इधर आ रहा था। ठीक है, अब इनके आने के कारण जैसे जैसे पॉपुलेशन इनके बढ़ने लगा, तो बाद में इनको जो है अपने स्टैंडर्ड लिविंग का भी प्रॉब्लम झेलना पड़ा। ज्यादा पॉपुलेशन मींस लार्ज पॉपुलेशन के कारण इनको कुछ मेजर प्रॉब्लम झेलने पड़े, और वो क्या थे, जैसे कि एक सबसे मेजर प्रॉब्लम था अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, घर बेहतर नहीं था, सैनिटेशन, सफाई वगैरह नहीं था,
और ऐसे कई सारे लिविंग स्टैंडर्ड इशू, लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम ये लोग झेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो लिबरल्स थे, लिबरल्स और रेडिकल्स, मैंने कहा लिबरल्स जो है ज्यादातर पैसे वाले मिडिल क्लास थे, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम फैक्ट्री ओनर्स थे, ये फैक्ट्री ओनर, और इनको बोल सकते हैं ज्यादातर इसमें वर्कर्स थे। अगर कोई फैक्ट्री भी है तो छोटे मोटे फैक्ट्री भी होंगे इनके पास। अब ये क्या चाहता है, ये चाहते हैं, जैसे लिबरल है, लिबरल चाहता है कि किसी तरीके से मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, है ना, ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिले। और वर्कर्स क्या चाहेगा कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा अच्छा रहे, ठीक है, इतना ही चलेगा अभी के टाइम में। तो प्रॉफिट के लिए लिबरल्स का ये सोच था कि अगर वर्कर्स वेल एजुकेटेड होंगे, वेल एजुकेटेड और हेल्दी अगर होंगे, तो ये इनका प्रोडक्टिविटी यानी अच्छा काम करेंगे ना, प्रोडक्टिविटी इनकी अच्छी रहेगी। प्रोडक्टिविटी अगर अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली इनका प्रॉफिट अच्छा अर्न करने का मौका देगा। पहला चीज, आप इस कंटेक्स्ट को समझो। लिबरल्स क्या चाहता है, लिबरल्स चाहता है अगर वर्कर्स वेल एजुकेटेड हो, वर्कर्स अगर हेल्दी रहेगा तो कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटली लिबरल्स को फायदा देगा। एट द सेम टाइम ये लोग इस वाले इवेंट से भी दुखी थे, जब वापस से रीस्टोर हो गया था तो ये इसके अगेंस्ट भी थे। दे वर अगेंस्ट किस बात के, जो प्रिविलेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, जो राजा के करीबी वाले थे, नोबल्स वगैरह, उनके पास जो बर्थ राइट था, इसके अगेंस्ट भी थे। तो क्या चाहते थे, देखो ये एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप बात समझो, ये भाई इनका फैक्ट्री है, ये बस प्रॉफिट, तो ये एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम, हेल्थ प्रोवाइड सही करने का काम, ये काम है किसका, गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट कौन है, राजा लोग, डायनेस्टिक पावर। तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को चेंज करना, ठीक। और रेडिकल्स जो ज्यादातर वर्कर्स हैं, ये चाहते हैं अपने लाइफ को ये भी चेंज करना चाहते हैं। तो ये दोनों, कहीं पे लिबरल्स कहीं पे रेडिकल्स, इन लोगों ने क्या किया, रिवोल्यूशनरीज जो रिवोल्यूशन लेके आए, रिवोल्यूशनरीज पार्टीज फॉर्म किए, पार्टीज फॉर्म करना शुरू कर दिए। शुरुआत में जब ये आए थे 1815 में वापस से डायनेस्टी रूल, उस समय तो इतना ज्यादा ये लोग अन्याय करते थे, कोई ओपनली नहीं बनाता था, छुप के अपना पार्टी बना के रखे रहते थे। उसमें लोगों को इंस्पायर करना कि हमें इस गवर्नमेंट को हटाना, ये सारी चीजें चल रहा था। तो ये लोग रिवोल्यूशनरीज पार्टीज बनाने लगे, जिसके मेंबर कौन हो रहे हैं, वर्कर्स इसके मेंबर हो रहे हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर रिवोल्यूशनरी पार्टीज का अगर हम लोग आइडिया ले, तो ऐसे ही 1820s में, 1820 में, आपके बुक में थोड़ा सा गलती हुआ है, 1850 लिखा हुआ है, 1820s यानी स्पेशली 1827-28 के आसपास इटली में एक बड़े फेमस रिवोल्यूशनरी थे, गैसिप, इनका नाम अभी भी चलता है भाई, गैसिप मज़िनी। इन्होंने ट्राई भी किया था इटली में क्या करने का, रिवोल्ट करने का, रिवोल्यूशन करने का, वहां के जो राजा थे उनको रिप्लेस करने का, देखो इटली जिस टाइम पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इटली बहुत बड़ा नहीं था। जैसे अभी हम लोग इटली का शेप क्या देखते हैं, ये वाला देखते हैं, ये उस टाइम पे इटली नहीं था, बाद में रिवोल्यूशन करके इसको यूनाइट की, मुश्किल से इतना बड़ा था उस टाइम पे। तो वहां के राजा को रिप्लेस करने की कोशिश की, बट खैर सक्सेस नहीं हो पाया, उठा के जेल में डाल दिए इनको। तो ये भी रिवोल्यूशनरी, इनके आइडियाज, ये भी अपने आइडियाज फ्लरिश कर रहे। तो कहने का मतलब ये था कि उस टाइम पे रिवोल्यूशनरीज आइडिया फ्लरिश हो रहा था, वो रिवोल्यूशनरी आइडिया अगेंस्ट द एरिस्टोक्रेट्स, इनके अगेंस्ट ही था, जो भी आइडिया था एरिस्टोक्रेट के अगेंस्ट था। इनको हटाओ, जिनको लाओ वो इंडिविजुअल जो राइट्स हैं उस पर टेक केयर करें, जैसे लोगों को वेल एजुकेशन प्रोवाइड करने गवर्नमेंट का ये सब सारा काम करे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इटली में ही या फिर यूरोप में ये सब चीजें हो रहा था भाई। हम लोग बात कर रहे हैं 1820s की, 1820 से जो है हमारे कंट्री में भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हो चुका था।
लोग इंस्पायर हो रहे थे, नए नए पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह बन रहा था, है ना, ये सारी चीजें हो रही थी। शुरू में लैंड लॉर्ड्स से रिलेटेड पार्टीज थी, बाद में बहुत सारी चीजें बदलाव हो रहा था। इवन गांधी जी जब आए थे वो 1920s का टाइम था, 1900 का। इंडिया में स्पेशली जो उनका मूवमेंट चला वो 1920s में, जो मेजर मूवमेंट है। तो आप सोचो इसके 100 साल बाद, इस 100 साल में कई सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने वो प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दिया था जिसके आगे मूव करना था, है ना, एक सोच बदल चुका था। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि एक ग्राउंड बन गया है जहां पे जो है गवर्नमेंट को चेंज करने का, इन लोगों का गवर्नमेंट यानी रेडिकल और लिबरल्स वालों का गवर्नमेंट लाने का सिचुएशन बन रहा है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस। कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। सो पॉइंट ये था, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो एक नया आइडिया आया, वो था इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस होने लगा। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण जो है सोसाइटी में अगर देखा जाए, एक तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वर्कर्स होने लगे, वर्कर्स का भी जो मेजर प्रॉब्लम था वो कॉमन था। तो जो फोकस था इंडिविजुअल से धीरे धीरे वो शिफ्ट होने लगा सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल यानी सोसाइटी एट अ लार्ज। ठीक है, कि रेदर देन एक पर्टिकुलर व्यक्ति का इंटरेस्ट के बजाय सोसाइटी का ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। इसमें हुआ क्या, लगभग 1850 तक सोशलिज्म, देखो सोशलिज्म का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सोसाइटी को फोकस किया जा रहा है। तो 1850 तक इस आइडियाज ने, सोशलिज्म ने काफी लोगों को अट्रैक्ट किया, वाइड स्प्रेड, लगभग काफी लोगों को अट्रैक्ट किया। और खास बात ये क्या था इसमें, खास बात ये था सोशलिज्म में, इट्स अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के ये अगेंस्ट थे। इसका मतलब कैसे आप समझो, जैसे हम लोग बात करते हैं किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का, प्राइवेट प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक फैक्ट्री ले लेते हैं, फैक्ट्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इसका कोई जो ओनर होगा वो कोई एक होगा ना, इंडिविजुअल ओनर, इंडिविजुअल ओनर, ध्यान से समझना कंसेप्ट। ठीक है, एक इंडिविजुअल ओनर होगा इसका। ये फैक्ट्री कर क्या रहा है, ये फैक्ट्री क्या कर रहा है, क्रिएटिंग, प्रोवाइडिंग जॉब, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का मतलब ये हो गया कि यहां पे कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं। सारे फैक्ट्री की कहानी तो यही है ना, वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो वर्कर्स एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, अगर देखा जाए इन अदर सेंस, वर्कर्स ये कर क्या रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग वेल्थ। क्या कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। मेजर वेल्थ को क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है, वर्कर। लेकिन इन वर्कर को मिल क्या रहा है, इन वर्कर को इस वेल्थ क्रिएशन में से इनको मिल रहा है वेज, और वेज भी क्या, छोटा मोटा थोड़ा बहुत दे दिए। अगर ज्यादा नौटंकी कोई वर्कर करेगा, जाओ भाई और भी लोग हैं जॉब के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी था। लेकिन यही वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट यहां पे जा रहा था, इसके पास, इंडिविजुअल के पास। तो लोगों को ये आइडिया समझ में आया कि यार किसी एक के पास प्रॉफिट जा रहा है, कोई ऐसा अगर सिस्टम हो, क्या हो अगर इस प्रॉपर्टी को ही, अगर इस प्रॉपर्टी को का ओनर अगर पूरा सोसाइटी हो, एक पर्टिकुलर सोसाइटी हो, अगर इसका ओनर, अगर इस
प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनर यानी उस फैक्ट्री का ओनर अगर कोई सोसाइटी होगा तो कहीं ना कहीं ये पैसा घूम के किसके पास आएगा, प्रॉफिट घूम कर किसके पास आएगा, यानी सोसाइटी का मतलब अल्टीमेटली वर्कर के ही पास चला जाएगा, वर्कर के ही पास जाएगा प्रॉफिट घूम के इन द फॉर्म ऑफ वेलफेयर। कहने का मतलब क्या है, देखो जो इंडिविजुअल ओनर्स थे वो तो बहुत लेविश लाइफ जी रहे थे और इनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बर्बाद था, और इनको वो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना कि ये लेविश लाइफ जी क्यों रहे, क्योंकि ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और रियल वेल्थ क्रिएट कौन कर रहा है, वर्कर्स। तो ये आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हुए, ठीक है। तो हुआ क्या, अब इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसी को इंप्लीमेंट करने का डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीका बताया। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले आते हैं एक रॉबर्ट ओवन। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि हमें एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना चाहिए, कोऑपरेटिव कम्युनिटी मतलब क्या है, और इस कोऑपरेटिव कम्युनिटी के बेसिस पे इन्होंने एक कंपनी भी स्टैब्लिश किया था, कोऑपरेटिव कंपनी न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए में एक कंपनी बनाया। आप इसका मतलब आप समझो, कोऑपरेटिव का मतलब ये हो गया कि जो भी वर्कर्स होंगे ना, ये सब लोग आपस में मिल जाओ, पैसा वैसा इकट्ठा करो और एक अपना फैक्ट्री खोल लो, अपना खुद का वर्कर्स मिलके। अब जो तुम वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, बाद में जो तुम्हारा पैसा रहेगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, प्रॉफिट फिर। तो ये था कोऑपरेटिव कम्युनिटी फॉर्म करने का मेथड, ठीक है। 18 के आसपास जो भी देख लेना, ईयर वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो इवोल्यूशन है वो मान के चलना 50 से 100 साल में। ऐसा नहीं है कि कल जो है रॉबर्ट ओवन ने कुछ बात बता दिया, अगले दिन किसी और ने, सारी चीजें। तो इसमें समस्या क्या था, इसमें समस्या ये था कि एक तो वर्कर्स का वैसे ही इनकम कम होता है, उनके पास पैसे वैसे ही नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे बना सकते हैं, तो वो तो बना नहीं पाएंगे। तो फिर अगला एक्सटेंशन आया, फ्रांस के एक व्यक्ति थे, फ्रांस के एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था लुइस ब्लैंक। इन्होंने ये कहा कि एक काम करते हैं, रेदर देन कोई इंडिविजुअल अपने प्रॉपर्टी वगैरह जो फैक्ट्री वगैरह बनाता है, इससे अच्छा क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, एनकरेज कोऑपरेटिव फॉर्मेशन। मतलब समझो आप, इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, वो जो भी वर्कर्स एक जगह एक पर्टिकुलर चीज में काम करे उनको बना के दे दे, वर्कर्स फिर अपना मैनेज कर लेंगे। तो फिर ये समस्या चला जाएगा ना, एक पर्टिकुलर कोऑपरेटिव, क्योंकि यहां पे तो इंडिविजुअल एफर्ट दिखाया जा रहा है कि किसी इंडिविजुअल के पास पैसा होगा या फिर कुछ वर्कर्स के पास पैसा होगा तो मैनेज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट ही ये काम करे कि रेदर देन कोई वर्कर जो है अपना कोऑपरेटिव एक फैक्ट्री बना के दे दे, अपना संभाले ये, तो ये अगला एक्सटेंशन था, यानी कि गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना चाहिए कोऑपरेटिव फॉर्मेशन में। एंड थर्ड जो था वो था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल। इन्होंने क्या कहा, ध्यान से समझना, इन्होंने क्या कहा, इसका अगला एक्सटेंशन था। एक शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो इन्होंने ये कहा, अगर शॉर्ट में, इसका कोई रिटर्न वो नहीं है, अगर मैं ये कहूं, इन्होंने ये कहा कि तुम इतना परेशान होने के बजाय वर्कर्स को डायरेक्ट अपना गवर्नमेंट बनाए ना, अगर ये गवर्नमेंट बनाएगा तो डायरेक्ट अपना जो है जहां मन करे वहां फैक्ट्री सेटअप करे, चाहे जो करे। तो इनका जो इनडायरेक्टली इनका कहना क्या था, इनका कहना यह था कि जो लोग होते हैं इनको एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहिए, जो क्या करेगा, कंट्रोल ऑल प्रॉपर्टी। उस सोसाइटी में जिस भी एरिया में आप रह रहे हो, उस सोसाइटी आपने फॉर्म किया है,
उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको कंट्रोल करेगा ये। इस तरीके के सोसाइटी को बोला जाएगा, इस तरीके से बोला जाएगा कम्युनिस्ट सोसाइटी। क्या बोला जाएगा? कम्युनिस्ट सोसाइटी। और इनका मानना भी था कि आगे फ्यूचर में यही नेचुरल सोसाइटी होने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे वर्कर्स वगैरह इस तरीके से काम कर रहे थे, तो इनको लग रहा था कि यही जो है नेचुरल सोसाइटी होने वाला है। बट अगर इसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे से देखें तो वो यही कहना चाहते हैं कि वर्कर्स को जो है अपना गवर्नमेंट खुद बनाना चाहिए, ठीक है, खुद गवर्नमेंट बनाए, खुद अपना पूरा का पूरा रिसोर्स को, पूरे प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने का काम करें। ये ठीक है। कार्ल मार्क्स ने दिया था ये आइडिया लगभग 1850-60s के आसपास, जो भी ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज के टाइम में भी इनके आइडियाज को कैरी किया जाता है, बट उसका रूप चेंज हो गया है। देखो कोई भी कंट्री, ठीक है, आप कोई भी पुअर कंट्री देखोगे, पुअर कंट्री वीक देखोगे, तो बाय डिफॉल्ट कम्युनिस्ट ही होते हैं। अभी हम लोग चाइना की बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिस्ट। ऐसे समझो जैसे मान लो छोटा बच्चा है, ठीक है, कोई पेरेंट्स का, तो छोटे बच्चे के हर एक बात को कंट्रोल करने या मैनेज करने का काम पेरेंट्स का है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, नाउ ही और शी एबल टू टेक डिसीजन फॉर हिम और हरसेल्फ, है ना, अपने लिए तो अब बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो जो पूरा कंट्रोल कर रहे थे, तो ये था उनका कम्युनिज्म। जो बच्चा अब इंडिविजुअली कैपेबल है कि वो अपने बारे में एक बेहतर डिसीजन ले सकता है, तो वो हो गया सोशलिज्म। और जब बच्चा और भी ज्यादा बड़ा हो गया, तो वो पूरा का पूरा घर पे कंट्रोल करता है, घर के हर एक एक्टिविटी पे ध्यान रखता है, यानी कि एक तरीके से वो नाउ ही बिकम क्या, पेरेंट्स। तो वो होता है कैपिटलिज्म, यानी कि सोल कंट्रोल, उसको कोई जो है आर्गुमेंट। तो ये इवोल्यूशन कंटिन्यूअस चलता रहता है। दैट इज द रीजन एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर इन सब चीजों को समझने के लिए, कि जितने भी ये आइडियाज हैं, वेदर इट्स सोशलिज्म, ये कहीं से भी ये फिक्स आइडियाज नहीं है, दे आर चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं हम लोग, आगे समझते हैं। दैट इज द रीजन आपको बहुत टेक केयर करके इन सब चीजों को समझना है, ठीक, आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो सोशलिज्म से रिलेटेड जो आइडियाज थे, सोशलिस्टिक आइडियाज, ये पूरे यूरोप में फैल रहे थे। स्पेशली ऐसे जिन लोगों ने आइडियाज दिया, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, फ्रेडरिक एंजल हो गए, है ना, रॉबर्ट ओवेन, लुईस ब्लैंक, तो कहीं ना कहीं पूरे यूरोप में ये आइडिया फ्लरिश हो रहा था, स्पेशली वर्कर्स, क्योंकि हर जगह तो इंडस्ट्री वगैरह सेटअप तो था ही। अब इसको और भी ज्यादा बेहतर प्रमोट करने के लिए अदर कंट्रीज वालों ने मिलके, क्योंकि अलग अलग कंट्री थे, कहीं फ्रांस में, कहीं जर्मनी में, कहीं इंग्लैंड में, इस तरीके से फ्लरिश होगा, तो इसको बेहतर तरीके से प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाया। दे फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। तो ये करते क्या थे, ये जो है प्रमोट करते थे और हेल्प करते थे, प्रमोट करते थे इसको स्प्रेड करने में, प्रमोट टू स्प्रेड आइडियाज ऑफ सोशलिज्म। इवन इन्हीं के प्रमोशन के कारण कई सारे कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाई गई। कई सारे कंट्रीज, जैसे कि जर्मनी में बात करें, जर्मनी में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके अलावा ब्रिटेन में अगर देखा जाए, आज भी है ये सारे पार्टी। ब्रिटेन में देखा जाए तो लेबर पार्टी, और फ्रांस में देखा जाए तो इसका नाम है सोशल पार्टी। तो ऐसे कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाए गए। और इनके अचीवमेंट की अगर बात करें तो देखो, इन लोगों ने करना क्या था, ये लोग जो वर्कर्स के प्रॉब्लम था उनको रेज करते थे, ये लोग मिलके ये फंड प्रोवाइड करते थे। फंड प्रोवाइड करना,
जैसे कोई वर्कर है वो प्रॉब्लम में, इन डिस्ट्रेस, तो इसको सपोर्ट करना। वर्कर्स के डिमांड को सपोर्ट करना, जैसे वर्कर्स चाहते थे कि उनका वर्किंग आवर वो कम होना चाहिए, वर्किंग आवर कम हो, इसके लिए ये सपोर्ट करते थे। वर्कर्स चाहते थे कि इनको भी वोटिंग का राइट हो, राइट टू वोट, तो ऐसे बातों को भी सपोर्ट करते थे ये लोग। तो ये जो लोकल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज थी, इनको सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, सेकंड इंटरनेशनल। सेकंड क्यों नाम है? क्योंकि रीजन ये है, जो फर्स्ट कंसीडर किया जाता है कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, सेकंड ये आ गए। और अगर कोई थर्ड इंटरनेशनल बनना भी चाहिए, वैसे है थर्ड इंटरनेशनल बनना भी चाहिए, तो वो मिक्स इकोनॉमी जैसे हमारा है, सोशलिस्ट भी हम फॉलो करते हैं, कैपिटलिस्ट भी फॉलो करते हैं। तो खैर ये पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई जो क्या कर रहे थे, वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे थे। इनको सपोर्ट सेकेंड इंटरनेशनल, ये कहां से आइडिया लिए थे? कार्ल मार्क्स और पहले जो आइडियाज दिए थे। तो एक तरीके से इट्स अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन व्हाट एवर द थियरीज गिवन बाय द अर्लियर फिलोसोफर्स, चाहे वो रॉबर्ट ओवेन हो, ब्लैंक हो, और या फिर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, उनके आइडियाज को इंप्लीमेंट करने का काम। तो इन्होंने ऐसा नहीं, इन्होंने कई सारे पार्लियामेंट्री सीट्स भी वॉन की है। कहां पे? पार्लियामेंट में। तो जो लॉ बनता था तो अपने वर्कर्स से रिलेटेड, वर्कर के इंटरेस्ट वाले बातों को यहां पे रखते थे और कहीं ना कहीं हेल्प भी करते थे। लेकिन ऐसा कोई भी कंट्री नहीं था जहां पे फुल फ्लरिश वर्कर्स से रिलेटेड, जो ये वर्कर से रिलेटेड पार्टी, ये पार्टी कहीं पे भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई थी। और वो पहला जगह था, वो था रसिया। रसिया वॉज द फर्स्ट प्लेस जहां पे वर्कर्स ने क्या किया? गवर्नमेंट फॉर्म किया। अभी तक क्या था? अभी तक ये पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं किए। रसिया में पहली बार जो है वर्कर्स ने पॉलिटिकल पार्टी, एक वर्कर्स का पॉलिटिकल पार्टी जिसने गवर्नमेंट, दैट इज द रीजन सोशलिज्म कि जब हम बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं? रशियन रिवॉल्यूशन की। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चैप्टर में रशियन रिवॉल्यूशन का नाम क्यों दिया हुआ है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, कोई डाउट होगा तो आप लोग लिखना। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।